4 जुलाई 1969 को शाम 9:20 बजे के बीच कैलिफोर्निया के शांत ग्रामीण शहर वैलेजो में एक जटिल और बिना किसी कारण के हिंसक कार्य हुआ जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। सूरज कई घंटों पहले धीरे धीरे गायब हो गया था, जिससे सड़कों पर लंबे छायाएं फैल गईं, जैसे कि वही कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे जो जल्द ही विकसित होने वाले हिंसक कार्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। एक युवा जोड़ा ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड लेके हरमन रोड पर एक रोमांटिक पिकनिक पर थे, जो अनजाने में अंधकार में लिप्त होने वाले आतंक के बारे में अनजान थे। हंसी और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें अभी भी हवा में गूंज रही थीं, जैसे कि जोड़ा घास पर बैठा हुआ था जो उन्हें घेरे हुए खतरों के बारे में अनजान था। केवल घंटों पहले फायरवर्क्स ने अमेरिका के 193वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आसमान को रोशन किया था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि जल्द ही जो खूनी शव होगा वह किसी को भी कल्पना करने की अनुमति नहीं देगा। दृश्य एक उलझे हुए सपने की तरह विकसित हुआ, जिसमें उलझे हुए शाखाएं और पत्तियां हर जगह फैली हुई थीं, जो हिंसा के समय के एक भयानक प्रमाण थे। एक बार शांतिपूर्ण पिकनिक क्षेत्र एक अपराध स्थल बन गया, जिसमें ब्रायन हार्टनेल जमीन पर बिना गति के पड़ा था, एक चाकू उसके पीछे गहराई से फंस गया था, जबकि सिसिलिया शेपर्ड व्यथित रूप से मदद के लिए चिल्लाई। हवा में खून की गंध गहरी थी और एकमात्र शोर सिसिलिया की कमजोर होती हुई आवाज थी, जो हर दूसरे सेकंड में कमजोर हो रही थी। पैनिक शुरू हो गया जब सिसिलिया ने आतंक से मुक्ति पाने के लिए खुद को मुक्त करने की कोशिश की। उसकी आंखें आसपास के क्षेत्र की तलाश में थीं कि क्या कोई मदद की संभावना है। झील की शांति टूट गई और एक युवा महिला की जान बचाने के लिए चीखने के शोर से बदल गई। ब्रायन हार्टनेल एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्र था और उसकी गर्लफ्रेंड सिसिलिया शेपर्ड, जो केवल 22 वर्ष की थी, इस जघन्य अपराध के शिकार थीं। ब्रायन जमीन पर बिना गति के पड़ा था, उसकी जिंदगी हर पल के साथ जाने के साथ जा रही थी, जबकि सिसिलिया की मदद के लिए चिल्लाने वाली आवाज हवा में लटक रही थी। युवा जोड़ा एक रोमांटिक शाम का आनंद ले रहा था, लेकिन उनका भाग्य उसी पल से तय हो गया जब हत्यारा ने हमला किया। हमलावर अभी भी स्थान छोड़कर भाग गया, जिससे पैरों की धड़कनें अंधकार में गूंज रही थीं, जो हर पल कमजोर हो रही थीं। सिसिलिया शेपर्ड की मदद के लिए चिल्लाने वाली आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और एक भयानक शांति ने पूरे क्षेत्र को सांस लेने से रोक दिया। दूर के साक्षियों ने हड़कंप की आवाज सुनी, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक सीरियल किलर अंधकार में छुपा हुआ था, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस को एक अनाम कॉल मिला, लेकिन कॉलर ने कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से पहले ही फोन काट दिया। बहुत देर तक हत्यारे के अपराधों की वास्तविक विस्तार का पता चलेगा और वैलेजो के शहर का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम दिन भर नए मामलों को पोस्ट करते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें और हमें इस डरावने मामले को समझने में मदद करें। अब मैं आपको इस कहानी के शुरुआती समय में ले जाऊंगा, जब जेडियो किलर केवल एक मिथक था, एक उत्तरी कैलिफोर्निया के नागरिकों में एक छोटी सी अफवाह थी। यह 1966 था जब पहला रिपोर्ट किया गया था, जब डेविड फाराडे नामक एक 17 वर्षीय हाई स्कूल छात्र और उसकी दोस्त बेटी लू जेनसन को वैलेजो के पास बुरी तरह केंद्रीय व्यक्ति इस मामले में अक्सर ज़ोडियाक किलर के रूप में जाना जाता है, एक अज्ञात श्रृंखला की हत्या करने वाला जिसने उत्तरी कैलिफोर्निया में 1960 के दशक और 1970 के दशक के दौरान आतंकित किया। किलर की वास्तविक पहचान कभी भी पुष्टि नहीं हुई, जिससे यह मामला अमेरिकी क्राइम हिस्ट्री में सबसे रोमांचक और अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया।
हालांकि पुलिस और स्थानीय समाचार पत्रों को भेजे गए क्रिप्टिक पत्रों और कोडों के आधार पर यह माना जाता है कि किलर एक अत्यधिक बुद्धिमान और गणनात्मक व्यक्ति था। उसने 37 लोगों की हत्या करने का दावा किया, हालांकि केवल एक हाथफुल हत्याओं को सीधे उसे जोड़ा गया है। ठोस सबूतों की कमी ने वर्षों में कई सिद्धांतों और संदेहियों को जन्म दिया। हम जानते हैं कि ज़ोडियाक किलर एक महत्वपूर्ण समय में एक सक्रिय किलर था, जो 1960 के दशक और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के बाहरी इलाकों में रहता था। उस समय वह एक युवा आदमी था जिसके पास एक स्थिर नौकरी और एक प्यार करने वाले परिवार के साथ एक सामान्य जीवन था। यह माना जाता है कि उसने एक मैकेनिक या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम किया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडों के ज्ञान को समझाता है। उसने एक ऐसी महिला से शादी की थी जो उसके अंधेरे गतिविधियों से अनजान थी, और उसके कम से कम एक बच्चा था। हालांकि उसके दैनिक जीवन को उन लोगों ने सामान्य और अनमार्केबल पाया जो उसे जानते थे। उसके गणनात्मक और ठंडे व्यवहार के बावजूद ज़ोडियाक किलर एक जटिल व्यक्ति था जो पसंदीदा और संबंधित गुणों का मिश्रण दिखाता था। वह जानते थे कि वह माइटी आईसीयूएलओयूएस और विवरण वाला था, जो उन लोगों को पसंद था जो उसके साथ काम करते थे। हालांकि उसकी कोड और संदेशों के प्रति जुनून, साथ ही उसकी मृत्यु और हिंसा के प्रति जुनून उसके व्यक्तित्व के एक अंधेरे पक्ष को उजागर करते हैं। वह एक चैमेलियन भी था, जो कई सामाजिक सर्कलों में से एक को बिना संदेह के नेविगेट कर सकता था। उसकी चार्म और आकर्षण ने उसे अपने समुदाय के साथ स्वतंत्र रूप से मिलाने की अनुमति दी। ज़ोडियाक किलर के आतंक का शासन जारी रहा। उसने अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाना शुरू किया, जिनमें एक छोटा सा वर्ग और कुछ विश्वासपात्र शामिल थे। जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसने सबसे अधिक विश्वास किया, यह माना जाता है कि उसने कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों को जाना जो उसके अंधेरे रहस्यों से अनजान थे। उसने कुछ रोमांटिक रुचियां भी थीं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन संबंधों में क्या अर्थ था या क्या यह उसके अंधेरे प्रवृत्तियों से विचलित करने के लिए एक विचार था। पहली हत्या के पहले महीनों के दौरान ज़ोडियाक किलर की चिंता और अस्थिरता शुरू हो गई। लेकिन उसकी पहली हत्या को क्या ट्रिगर किया था, और क्या कोई उसके व्यवहार में बदलाव को नोटिस कर सकता था? वह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी, 20 दिसंबर 1968 को वैलेजो, कैलिफोर्निया में। सूरज ने बस सेट हो गया था, एक सुनहरा प्रकाश वाले शांत गलियारों पर फैलाया। हवा ठंडी और शांत थी, लकड़ी के धुएं के साथ एक संकेत के साथ। सड़कें कमजोर रोशनी से सजी हुई थीं, जो केवल कुछ सड़क रोशनी को मार्गदर्शन करने के लिए थीं। जब रात गिरी तो क्षेत्र पर एक भयानक शांति का एहसास हुआ, जो आने वाले हालात के बारे में अनजान था। जो घटनाएं इस भाग्यशाली रात से पहले हुई थीं, वे रहस्य में घिरी हुई थीं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हत्यारे ने इस हमले की योजना कई हफ्तों से बनाई थी। शिकार 17 वर्षीय डेविड फाराडे और उनकी 16 वर्षीय प्रेमिका बेटी लू जेनसेन ने एक रोमांटिक शाम की योजना बनाई थी, और उन्होंने एक दूरस्थ प्रेमी रोड के क्षेत्र में पार्किंग और शाम का आनंद लेने के लिए गए थे। उन्होंने लगभग 9:15 बजे स्थान पर पहुंचे, जो जोखिम के बारे में अनजान था। हत्यारे ने उनकी गतिविधियों का पालन किया था, पूरी तरह से हमले के लिए इंतजार कर रहा था। जब वे आराम करने लगे तो हत्यारा अंधकार से निकला। हत्या एक अंधकारमय दूरस्थ सड़क के एक हिस्से पर हुई, जिसमें एक छोटी सी धारा के साथ साथ एक छोटी सी धारा थी। हत्यारे ने एक छोटे कैलिबर हैंडगन से हमला किया, जो दोनों की कार पर गोलियां चलाईं। डेविड फाराडे को सिर में गोली लगी, जबकि बेटी लू जेनसेन को सिर और गर्दन में गोली लगी।
हत्यारे ने फिर से डेविड को गोली मारी, जिससे वह मर गया। हत्यारे ने फिर से बेटी के सिर में कम से कम एक गोली मारी, साथ ही साथ कार के पैसेंजर साइड डोर पर एक और गोली। दृश्य भयानक था, जिसमें खून हर जगह फैल गया था और गोलियों की आवाज पेड़ों के बीच से गूंजती गई थी। क्राइम का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हत्यारे ने दृश्य से एक भयानक स्मृति चिन्ह लिया। बेटी लुजेनसेन के सिर से एक टुकड़ा टुकड़ा किया गया था और पुलिस के साथ एक क्रिप्टिक पत्र और एक कोड के साथ भेजा गया था। यह पत्र भविष्य में हत्यारे द्वारा पुलिस को भेजे जाने वाले कई पत्रों में से एक बन गया, जो उन्हें जिम्मेदारी का दावा करते हुए 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 उन्हें पुलिस को यह भयानक कार्य देखकर हैरान और नाराज हो गया, और यह एक लंबी और जटिल जांच का शुरुआती बिंदु बन गया। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, यह स्पष्ट हो गया कि हत्यारे ने दो निर्दोष किशोरों की हत्या की थी, जो एक बर्बर और बिना किसी कारण के हमले में थे। इस अपराध का प्रभाव कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा, जब ज़ोडियाक किलर ने उत्तरी कैलिफोर्निया के लोगों को डराने और परेशान करना जारी रखा। और जब हम जांच की गहराई में जाते हैं, तो हम देखेंगे कि पुलिस को कैसे एक मार्गदर्शक और भ्रमित जांच में डाला गया था। ज़ोडियाक किलर ने एक सुराग छोड़ा, लेकिन वे क्रिप्टिक और भ्रमित थे, जिससे पुलिस को राज्य भर में एक विलक्षण शिकार के लिए ले जाया गया। लेकिन एक बात तय थी, ज़ोडियाक किलर एक महान प्रबंधक था और वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। पुलिस ने जुलाई 1969 में ज़ोडियाक किलर के मामले में पहली बार प्रतिक्रिया दी, जब एक रहस्यमय पत्र सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया था, जिसमें पॉल स्टाइन नामक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के लिए जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था, जिसे सिर के पीछे से गोली मार दी गई थी। पत्र, जो एक रहस्यमय चिन्ह से हस्ताक्षरित था, स्थानीय समाचार पत्रों और पुलिस विभागों को प्राप्त होने वाले कई पत्रों की शुरुआत थी। पुलिस ने पहले माना कि हत्याएं कई व्यक्तियों के काम की थीं, लेकिन अधिक पत्र और कोड प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति के काम को समझ लिया। पुलिस ने एक जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोड्स को तोड़ने और हत्यारे की पहचान करने में कठिनाई हुई। जांचकर्ता रहस्यमय संदेशों के कारण और अपराध स्थल पर दुर्गम सबूतों से परेशान थे। एक महत्वपूर्ण सबूत जो सब कुछ बदल गया, वह था 1974 की प्रकाशन की घोषणा की एक व्यक्ति नाम आर्थर ली एलन को एक प्रतिवादी के रूप में पहचाना गया था, जिसे डेव टोस्ची नामक एक जांचकर्ता ने पहचाना था। एलन एक दोषी बच्चा दुर्व्यवहारी 1970 के दशक की शुरुआत में पुलिस द्वारा जांच किया गया था, लेकिन वह हमेशा अपनी निर्दोषता का दावा करता रहा। हालांकि आगे की जांच में पता चला कि एलन के पास हिंसा का एक इतिहास था और उन्होंने ज़ोडियाक किलर के पत्रों में वर्णित कपड़ों के समान पहना था। एलन के हस्तलिखित भी कुछ ज़ोडियाक किलर के पत्रों पर हस्तलिखित के समान थे। एलन के खिलाफ सबूत मजबूत लग रहे थे, लेकिन कई वर्षों के लिए उन्हें ज़ोडियाक किलर के मामले से औपचारिक रूप से जोड़ा जाना था। ज़ोडियाक किलर के मामले में मुख्य प्रतिवादियों में से एक आर्थर ली एलन, रिचर्ड गायकोस्की और रॉस सुलिवन शामिल थे। एलन के बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी, जिन्होंने हिंसा का एक इतिहास और ज़ोडियाक किलर के पत्रों के हस्तलिखित के समान हस्तलिखित किया था। गायकोस्की एक सैन फ्रांसिस्को पत्रकार 1971 में पुलिस द्वारा जांच किया गया था, लेकिन वह अपनी निर्दोषता का दावा करता रहा